व्हाट इज कोर प्रिंट? कोर प्रिंट वो होता है जो पैटर्न में ऑलरेडी बना हुआ होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये पैटर्न है जो एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर पे है, ये पैटर्न है। एक्चुअल पैटर्न इज अ रेप्लिका हम लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल कास्टिंग में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न में इसलिए बनाया गया है सो दैट इसमें मैं कोर फिट कर सकूं। ये जो कोर दिख रहा है आपको, इसमें कोर फिट कर सकूं। इसकी खाली कैविटी देखो, यही पार्ट मेरे काम का है। ठीक है, बट मैं पैटर्न में ये चीज एक्स्ट्रा बनाऊंगा सो दैट कोर होल्ड करने के लिए जगह बन जाए। यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है दिस इज कोर प्रिंट, सॉरी हाँ कोर प्रिंट, ये वाला ये जो दिख रहा है ये कोर प्रिंट, ये ए और बी। अब इसको हम लोग मोल्डिंग में जाके देखेंगे तो देखो मेरे काम का सिर्फ इतना पार्ट है, बट कोर को होल्ड करने की जो जगह है वो भी बन रही है ऑन द पैटर्न, उसको बोलते हैं कोर प्रिंट। ठीक है, समझ गए? दिस इज कोर प्रिंट। ये एक डेफिनेशन आ सकता है, एक दो डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है कोर बॉक्स। कोर बॉक्स क्यों यूज होता है? अब कोर बनाने के लिए भी कोई मोल्ड यूज करना पड़ता है क्योंकि वो भी मिट्टी का बनता है। उस मोल्ड को कोर बॉक्स बोलते हैं। जैसे कि ये वाला आपको सर्कुलर मोल्ड दिख रहा है, ये सर्कुलर मोल्ड बनाने के लिए ऐसा स्प्लिट कोर बॉक्स यूज किया गया। स्प्लिट मतलब ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, दोनों के बीच में मिट्टी डाल के, ये हो गया कोर बॉक्स। एंड थर्ड है चैपलेट्स। चैपलेट्स क्या होता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब फर्स्ट मैंने कोर का बारे में बताया था तो उसमें होल्ड करने के लिए एक चीज मैं बताता हूँ, इसके बाद वो डायग्राम। चैपलेट्स मतलब क्या है? ये आपका कोर है, ये जो हैशिंग दिख रही है वो कोर है। अब ये कोर हैंगिंग कोर है, बराबर है, बट अब जब तक मॉल्टन मेटल इसमें पोर नहीं होता तब तक इसको सपोर्ट देने के लिए कोई चीज चाहिए। यहाँ पे देखो, ये ब्लैक कलर की जो चीज दिख रही है, ये जो आई आई शेप की दिख रही है, ये उसको सपोर्ट करने के लिए, यहाँ से भी सपोर्ट करने के लिए और वहां से भी, ऊपर से भी सपोर्ट करने के लिए, नीचे से भी, सो दैट ये मोल्टन मेटल पोर करने से पहले गिर नहीं जाए कोर। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए चैपलेट्स यूज किया जाता है। अब ये चैपलेट्स क्या होते हैं? चैपलेट्स वही मटेरियल होते हैं जिस मटेरियल को हम लोगों ने यहाँ पे पोर करना है, सो दैट अब पोर करने के बाद मटेरियल सूख जाने के बाद ये चैपलेट्स अलग से निकाल तो नहीं सकते हम लोग, तो इट इज बेटर कि ये वही मटेरियल हो। तो ये जब मॉल्टन मेटल इसमें आएगा, मॉल्टन मेटल इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और वो एक कंप्लीट कंपोजिट बॉडी बन जाएगा। मतलब ये चैपलेट्स भी कास्टिंग का एक पार्ट बन जाएगा। बाद में डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे हम लोग के चैपलेट था वहां पे कि कुछ था। तो समझ गए, हम लोग ऑलरेडी जो मटेरियल यूज करने वाले हैं मोल्ड करने, कास्टिंग करने के लिए, उसी मटेरियल का एक होल्डर या फिर कुछ हैंगर या फिर सपोर्टिंग चीज बनाते हैं सो दैट कोर वहां पे होल्ड हो जाए। जब यहाँ पे मैं मॉल्टन मेटल पोर करूंगा तब ये मॉल्टन मेटल इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, और क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चैपलेट्स। ये तीन चीजें रह गई थी, ये मैंने अभी बताया। ठीक है, गेटिंग सिस्टम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि व्हाट इज गेटिंग सिस्टम। गेटिंग वो रास्ता है जहां से मॉल्टन मेटल पूरा कास्टिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, गेटिंग के पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है पोरिंग बेसिन। अब ये पोरिंग बेसिन वो है जहां से पे सबसे पहले मेटल टच होगा। पोरिंग बेसिन एक फनल टाइप चीज होती है। उसके बाद आता है स्प्रू, SPRUE, स्प्रू। स्प्रू वो टनल या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, वो पाइप होता है जिसके जो पोरिंग कप से जो मॉल्टन मेटल है वो नीचे धीरे धीरे भेजेगा। ठीक है, अब हम लोग कहीं पे भी कोई चीज पोर करते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पानी अगर मैं एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पोर करूंगा तो पहला जो टच होता है पानी दूसरे बाल्टी में, वहां पे थोड़ा सा स्प्लैशिंग होता है। वो स्प्लैशिंग वगैरह सब नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से ये पोरिंग कप और स्क्रू डिजाइन किया जाता है। स्क्रू के बाद मॉल्टन मेटल जाता है यहाँ पे, जहाँ पे रन स्क्रू बेस होता है, रनर और स्क्रू का कांटेक्ट होता है, उसको बोलेंगे हम लोग चोक। ठीक है, इसको चोक बोलते हैं। उसके बाद जाता है ये मॉल्टन मेटल रनर में। रनर मतलब क्या है? जहाँ पे अलग अलग गेट्स जुड़े हुए, जहाँ पे रास्ते बने हैं कास्टिंग में अंदर जाने के, ये रनर हो गया। रनर के बाद गेट्स होते हैं। ठीक है, गेट्स के बाद कास्टिंग होती है और कास्टिंग के बाद राइजर होता है। इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ अ गेटिंग सिस्टम, अगर ये गेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? फंक्शन समझने के लिए अगर वो चीज नहीं होती तो क्या होता, वो ऐसा इमेजिन करो।
नहीं होता तो क्या होता, सपोज खुली कोई कैविटी और उसमें मैं बाल्टी पकड़ के हॉट मेटल डाल दूंगा तो क्या होगा, मोल्ड इरोजन। मतलब एक तो नाजुक सैंड से बना हुआ होता है mold। अगर हॉट मेटल हैवी मेटल उसमें मैं डालूंगा तो मोल्ड इरोजन होगा। अब इरोजन क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू फ्लो ऑफ लिक्विड अगर कोई मटेरियल निकल रहा है किसी चीज का उसको इरोजन बोलते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन होता है वैसे मोल्ड इरोजन भी होता है। वो प्रिवेंट हो जाएगा अगर गेटिंग सिस्टम अच्छे से बनी हुई तो, क्योंकि इवनली वो स्प्रेड होता है, इवनली धीरे धीरे कैविटी भरती है। इट डजंट अलाउ मेटल टू मिक्स विथ एयर, एयर के साथ मिक्स नहीं होता। अब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जैसे पोरिंग मेटल पोर होता है उसके साथ एयर अंदर नहीं जाएगी, तो वो इट डज नॉट गेट मिक्स विथ एयर। इट रेजिस्ट फ्लो ऑफ स्लैग एंड इम्प्योरिटीज। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कि हॉट मेटल है उसमें स्लैग और इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर फ्लोट होने लगती है, तो ऊपर फ्लोट हो रही है इसके वजह से वो स्लैग और इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे नहीं जाएगी, मतलब इसमें कैविटी में नहीं जाएगी। It develops temperature gradient, so directional solidification is achieved. टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप करता है, मतलब क्या है कि इवन टेम्परेचर डेवलप करता है पूरे के पूरे कास्टिंग में। अगर बड़ी कास्टिंग है और ऐसा हो कि एक साइड से जल्दी कूलिंग होना स्टार्ट हो गई पर दूसरे साइड से अभी तक कूलिंग होना स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होगा, बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे। बट ड्यू टू डिजाइन ऑफ दिस गेटिंग सिस्टम एंड कैविटी, ये ऐसा डिजाइन किया जाता है कि पूरा का पूरा सॉलिडिफिकेशन साथ में हो और पूरा का पूरा सॉलिडिफिकेशन जो भी अलाउंस जो भी सॉरी डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो एक साथ हो, जैसे श्रिंकेज सबका एक साथ हो। अगर एक पार्ट का श्रिंकेज पहले हुआ दूसरे पार्ट का श्रिंकेज बाद में हुआ तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन इफेक्ट आता है, ठीक है। इट हेल्प्स प्रॉपर फिलिंग ऑफ मेटल इनसाइड द कैविटी, जो कैविटी है उसके अंदर प्रॉपरली मेटल फिलअप हो जाना चाहिए, कहीं पे भी कोई एयर नहीं रह जानी चाहिए, उसकी वजह से ब्लो होल्स होंगे या फिर कोई डिफेक्ट हर जगह पे। अगर भरते भरते बीच में ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया और उसके नीचे उतर गया तो भरते भरते वो जगह पे ही रुक जाएगा, उसके बाद वो आगे अगर सामने कोई छोटा सा होल है उसमें फिलअप होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं कोल्ड शट, वो एक डिफेक्ट है। तो इट हेल्प प्रॉपर फिलिंग ऑफ मटेरियल मेटल इनसाइड द कैविटी, चाहे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कैविटी के उसमें भी प्रॉपरली फिल हो जाते हैं। अगर फिल होते होते ही टेम्परेचर लूज हो गया और सॉलिडिफाई हो गए तो वो बाद में उसमें मेटल जाएगा नहीं, वो पूरी मोल्ड ही बर्बाद, ठीक है। प्रॉपर डिजाइन मिनिमाइजेस कॉस्ट एंड मेक्स प्रोसेस इजी। अगर डिजाइन अच्छा है तो कॉस्ट भी कम रहेगी और इजी प्रोसेस होगा। दीज आर द फंक्शंस ऑफ गेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ गेट्स देखते हैं, 3 टाइप के गेट्स हैं, पार्टिंग गेट, टॉप गेट एंड बॉटम गेट। दिस इज पार्टिंग गेट, इसको ध्यान से देखो। ये जो आपको दिख रहा है ये एक मोल्ड है, इसमें ये जो जगह दिख रही है पूरी कैविटी, दिस इज राइजर एंड ये यहाँ से पूरा मॉल्टन मेटल जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखो पूरा ये आपकी कैविटी है, दिस इज कोर, यहाँ पे लिखा ही है दिस इज कोरिंग कप, ठीक है। ये डाउन स्क्रू है, डाउन स्क्रू मतलब नीचे जा रहा है वो स्क्रू। उसके बाद ये रनर है देखो, ठीक है। ये फ्लास्क है जिसके अंदर पूरा मोल्ड बनाया हुआ है, स्टील का हो सकता है, वुड का हो सकता है। ये मोल्ड है, ठीक है। दिस इज ड्रैग मोल्ड एंड दिस इज कोप मोल्ड। बीच में एक पार्टिंग लाइन है जिससे ये दोनों सेपरेट हो रहा है, क्योंकि ये अगर पैटर्न ऐसे ही बनाया होता तो पैटर्न निकालना मुश्किल होता अगर मोल्ड पूरा बना एज द मोल्ड जॉइंट पार्टिंग लाइन, ठीक है। स्क्रू इज कनेक्टेड टू द गेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका एडवांटेजेस क्या है, पार्टिंग गेट इज इजी एंड फास्ट टू मैन्युफैक्चर, hot metal moves towards riser so better directional flow is possible, it is easy to separate from casting and reduces cleaning cost, and disadvantages it develops turbulence। turbulence मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई फ्लो है, सपोज मैं अभी ये पाइपलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कोई पाइपलाइन है, मैंने यहाँ से कुछ मेटल फ्लो किया तो यहाँ पे ड्यू टू दिस बेंड यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मूव होगा, ऐसा डायरेक्टली स्ट्रीमलाइन में मूव नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ प्रोड्यूस होगी इन दिस लिक्विड, दैट इज नोन एज टर्बुलेंस। बाकी टर्बुलेंस के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो टर्बुलेंस है, इस टर्बुलेंस की वजह से मेटल जो है यहाँ से थोड़ा सा इरोड हो सकता है, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से, तो ये नहीं होना चाहिए, ये पार्टिंग गेट की वजह से टर्बुलेंस डेवलप, ठीक है।
नेक्स्ट इज टॉप गेट। टॉप गेट मतलब ये इसको क्लासिफाई इस तरीके से किया है कि मॉल्टन मेटल कहाँ से एंटर होगा। सबसे पहला था पार्टिंग गेट, जो पार्टिंग से एंटर होगा। ये टॉप गेट, क्योंकि यहाँ पे कास्टिंग, ये देखो ये पूरी नीचे कास्टिंग और ऊपर से ये गेट बनाया गया है, मतलब ये पोरिंग कप ऊपर है, कास्टिंग के ऊपर से पूरा मॉल्टन मेटल हम लोग डाल रहे हैं। ये कप स्ट्रेनर है, यहाँ पे हम जो कुछ डेब्रीज हो गए, कुछ इम्प्योरिटीज हो गई, यहाँ से स्ट्रेन हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद ये स्क्रू है यहाँ पे, और स्क्रू के बाद सीधा कास्टिंग, सीधा सीधा ऊपर से नीचे आएगा। ये छोटे छोटे कास्टिंग में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टॉप गेट। Top gates are usually limited to small and simple molds or larger molds of erosion resistant material। जहाँ पे इरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है, जैसे कि इरोजन है, इरोजन होगा नहीं, डाई कास्टिंग टाइप हो गया, मेटल का कोई मोल्ड हो गया, उसमें इरोजन नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग टॉप गेट यूज कर सकते हैं। अगर सैंड मोल्ड में मैं टॉप गेट यूज करूंगा तो ये जो मोल्टन मेटल है, जो कास्टिंग कैविटी है, उसके अंदर जाके उसका मटेरियल इरोड करेगा, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है। In this gate, the molten metal is poured down the head or riser. In this gate, the molten material is poured down the head or riser। मतलब ऊपर से हेड से ही सीधा पोर किया जा रहा है या फिर राइजर से सीधा पोर किया जा रहा है। Advantages: hot metal remains on the top and thus proper temperature gradient is established। मतलब जो मेटल है, मॉल्टन मेटल में पोर करूंगा तो सबसे पहले मॉल्टन मेटल नीचे से भरना स्टार्ट होगा। उससे क्या होगा, अगर नीचे से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो भी गया धीरे धीरे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नीचे की कैविटी पहले भर चुकी है, पूरी जो भी है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो वो उसका एक बेनिफिट हो सकता है। हॉट मेटल रिमेन्स ऑन द टॉप एंड दस प्रॉपर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश्ड। द टॉप गेट में बी सर्व्ड एज राइजर। इसमें राइजर की जरूरत नहीं, इसमें क्या भर रहे हैं हम लोग, तो हमको जैसे ही जिस स्क्रू से हम लोग भर रहे हैं वो भर गया, मतलब हमको पता चल जाता है कि कास्टिंग के अंदर मेटल पूरा भर चुका है। Disadvantages: it is not advisable for light and oxidizable metals like aluminum or magnesium due to turbulent pouring। ऑक्सीडाइज जल्दी हो सकते हैं, वैसे मेटल्स के लिए ये टॉप गेट एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा है बॉटम गेट। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा पार्टिंग गेट। पार्टिंग गेट मतलब जो पार्टीशन लाइन होता है उसमें से एंटर करते हैं। टॉप गेट मतलब जो टॉप से एंटर कर रहे हैं, और बॉटम गेट अभी देखो बॉटम से एंटर कर रहा है। इसमें रास्ता देखो, यहाँ पे एक स्क्रू है, टनल है, और नीचे स्क्रू है, यहाँ से जा रहा है नीचे से। मतलब कास्टिंग में क्या होगा, नीचे से भरना स्टार्ट होगा, पहले नीचे के लेवल में भरेगा, फिर धीरे धीरे नीचे से भर रहा है, ठीक है। तो ये एक दिस इज बॉटम गेट। बॉटम गेट क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में देखिए। द मॉल्टन मेटल्स फ्लो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड कैविटी इन ड्रैग एंड एंटर्स द बॉटम ऑफ कास्टिंग एंड राइजेस जेंटली इन द मोल्ड। धीरे धीरे नीचे से ऊपर बढ़ते जा रहा है। Advantages: it is best suited for large size steel casting। बहुत बड़ी कास्टिंग हो तो नीचे से ही ऊपर भरना, मतलब बॉटम गेट रखना ही अच्छा है। इरोजन एंड टर्बुलेंस इज नॉट पॉसिबल। इसमें देखो, इसमें धीरे धीरे नीचे से ऊपर भर रहा है, तो ना इरोजन होगा ना टर्बुलेंस होगा, ठीक है, एकदम स्लोली भरेगा। कोर इज नॉट अफेक्टेड। इस प्रोसेस में कोर अफेक्ट नहीं होगा, मॉल्टन मेटल स्प्लैश नहीं होगा इसमें, तो कोर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस: इसमें डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन डिफिकल्ट है, ठीक है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, एक डायरेक्शन से ही सॉलिडिफाई होता है, वो अटेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे ही हम लोग मॉल्टन मेटल पोर करते हैं वो मेटल ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। वो सॉलिडिफिकेशन टाइम तक आए या फिर उसकी फ्लूइडिटी बनी रहे, तब उतना ही टाइम रहता है अपने पास, उसमें पूरी की पूरी कैविटी भर जानी चाहिए, नहीं तो फिर अलग अलग डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब गेट डिजाइन करते वक्त गेटिंग रेशियो नाम की एक चीज आती है हर बार जब हम लोग गेट डिजाइन करेंगे। गेटिंग रेशियो जो होता है वो ऐसे 3 डिजिट में 1:3:3 ऐसा आपको दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पहला जो डिजिट है इसका मतलब है इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चोक। क्रॉस सेक्शन मतलब सपोज ये स्क्रू है, उसका मैं क्रॉस सेक्शन ऐसा रखूंगा, उसका डायमीटर कुछ होगा पाइप का, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस चोक, चोक मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, जहां पे स्क्रू और रनर जॉइन होते हैं उसको चोक बोलते हैं। दिस इज चोक। चोक के बाद आता है रनर का क्रॉस सेक्शन और उसके बाद आता है इन गेट का क्रॉस सेक्शन। मतलब पहले चोक का क्रॉस सेक्शन उसका नंबर दिया है,
अगर ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो जो रनर है उसका 30 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए एरिया। शेप नहीं बोल रहे इसमें, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहे हैं। और सिमिलरली 3, तो 1:3:3 का मतलब है कि अगर रनर का एरिया 1 है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो सॉरी, तो अगर चोक का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो रनर और क्रॉस सेक्शन, रनर और इंडिकेट का भी 3 होना चाहिए, 3 स्क्वायर मीटर। अगर 2 है तो इट शुड बी 6, मतलब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो 1:3:3 आएगा। ये जो नंबर है वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग है। एल्यूमिनियम हो गया या फिर स्टील हो गया, उसके लिए ये मटेरियल, ये रेशियो ठीक है। बट कोई और मटेरियल है, जैसे कॉपर हो गया, सपोज कॉपर तो मेल्ट नहीं करके कभी कास्टिंग करते, सपोज कास्ट स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, उसके लिए ये रेशियो अलग है, 1:2:3 ऐसा रेशियो है। मतलब हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग रेशियो। ये जो रेशियो स्पेसिफिकली आपको दिख रहा है वो एल्यूमिनियम और स्टील के लिए, ठीक है। तो ये गेटिंग डिजाइन का रेशियो है। मतलब डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि ये एरिया एटलीस्ट हम लोगों को उतना मेंटेन करना है इस रेशियो का, ठीक है।